दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कल की मैराथन क्लास में बहुत ही मजा आया होगा। मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो आज भी हमारा महा मैराथन क्लास चलने वाले हैं शाम के 4 बजे और मेरे दोस्तों रात के 6:30 बजे, 2 टाइम पे आज हमारा महा मैराथन क्लास होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग डाउनलोड करके हमारे साथ महा मैराथन क्लास में मेरे दोस्तों मैप का सारा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन को धुआं हम लोग करने वाले हैं। तो आइए सर, आज मैं आपके सामने लेकर आया मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग बनेंगे मेरे भाई, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले जो मेरे जितने सारे जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, सारे क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में जाकर मेरे दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे ढंग से देख लेना है। आइए सर, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? मेरे दोस्तों हम सभी को पता है सर, मानव विकास स्तंभ का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसका जो संस्थापक है हमारा डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के निवासी है। मेरे भाई उन्होंने ये जो हमारा सिद्धांत दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसको देख के कर दिया था? तो बताएंगे सर, समानता, सतत पोषणीय और उत्पादकता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैंने अभी जस्ट बताया सर, डॉक्टर महबूबुल हक। क्या बताए थे मेरे दोस्तों? डॉक्टर महबूबुल हक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी है? तो बताएंगे सर वो कौन सा देश के रहने वाला है? तो बताएंगे सर वो पाकिस्तान के रहने वाला है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार विजेता सेन ने विकास का मुख्य उद्देश्य किस रूप में देखा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। तो बताएंगे सर वो देखा है कल्याण की ओर। क्या मेरे भाई? कल्याण की ओर देखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागमों को मूल रूप से किस संगठन से प्रस्तावित किया गया था? तो बताएंगे सर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पे है, तो बताएंगे सर जेनेवा में। कहां मेरे भाई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो हमारे जेनेवा में है। और एक बात और याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ कर नहीं आना है, दिल में इरादा बना कर रखे, इस बार 25 में 25 पार करके दिखाना है। आइए सर, बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है 1990 से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? 1990 में हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत हुई है। तो कौन प्रस्तुत किया है मेरे भाई? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या बताएंगे सर? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का जस्ट आंसर बताया, 1990। क्या हो गया मेरे दोस्तों? 1990 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का मापन निम्नलिखित में से कौन है? सॉरी भाई, मानव विकास सूचकांक का जो मापन है वो हमारा किसको देखकर तैयार किया जाता है? तो स्वास्थ्य को, शिक्षा को, संसाधनों तक पहुंचना, यानी यही 3 डाटा है मेरे दोस्तों जिसको देखकर हमारे डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास सूचकांक की धारणा को तैयार की है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि मानव विकास सूचकांक के किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? आपसे पूछा गया मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके स्कोर पर आधारित है? तो बताएंगे सर 0 से लेकर 1 के बीच में। कितना मेरे दोस्तों? 0 से लेकर 1 के बीच में आ रही है। ये क्वेश्चन मेरे भाई 2023 के पेपर में पूछ लिया गया था। आइए सर, बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक स्कोर अगर 0.701 से लेकर 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएं उच्च मानव सूचकांक। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे हम लोग बोलेंगे उच्च मानव सूचकांक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छा रैंकिंग है? तो मैंने बताया था मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? नॉर्वे। और भारत के इसमें कितना स्थान है मेरे भाई? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का स्थान है 131वां, वर्तमान समय में पूछा जाएगा तो 128वां बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल है? अब हमारा
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक्चुअली देखिए उच्च मानव विकास होती है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया तो कितने देश शामिल है, 53। यह अलग चीज हो गया भाई, याद रखना है। ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें लगभग मेरे दोस्तों 181 देश शामिल है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत को कौन सा स्थान है, तो बताएंगे सर 131वां। कितना मेरे दोस्तों, याद रखना है आपको, 131 हमारा भारत का विश्व मानव सूचकांक में इसका दर्ज किया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि 130 देश भारत से क्या है भाई, अच्छा है हमारा देश से भी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है। अब मानव विकास सूचकांक में हमारा देश का रैंक 131वां है, तो कौन सा राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो बताएंगे सर वह होगा हमारा केरल। क्या होगा मेरे दोस्तों, केरल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि भारत में साक्षरता दर ज्ञात करने में न्यूनतम कितने आयु वर्ग के लोग को शामिल किया जाता है। भारत में अगर पढ़ा लिखा लोगों का डाटा निकाला जाए तो कौन सा आयु वर्ग को एवरेज निकाला जाएगा, तो 7 वर्ष से अधिक। कौन सा मेरे भाई, 7 वर्ष से अधिक, क्योंकि हमारा 7 वर्ष में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। मेरे भाई 2011 में हमारा अंतिम जनगणना होती है, उस समय आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि भारत का हमारा जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो बताएंगे सर 74%, यानी 100 व्यक्ति में से याद रखना है 74 व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बाकी 26 व्यक्ति लाफा है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में साक्षरता दर निर्धारित के लिए कितने वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है, 7 वर्ष। कितना मेरे दोस्तों, 7 वर्ष हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितना होगा, 7 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर कि भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है, तो बताएंगे सर बिहार, और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो केरल। बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य पूछा जाएगा तो हमारा हो जाएगा केरल, सबसे कम पूछा जाएगा तो बताना है सर क्या, बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, निम्न में से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। आपसे बताया गया इनमें से कौन सा देश है जिसकी जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। सोचिए मेरे दोस्तों, जापान, जहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, वो देश मेरे दोस्तों इतना डेवलप कर सकता है, और भारत जैसे देश क्या है, एकदम नीचे गिरा हुआ है मेरे दोस्तों, याद रखना है। और गिरने का भी कारण है, जापान छोटा सा देश है भाई, जापान इतना छोटा देश है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है ना, उसका आधा भी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों पता है, जापान हमेशा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं, और भारत कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है भाई। अगला, आखेट और संग्रह किस एक क्षेत्र का हिस्सा है। आपसे पूछा गया 2020 में कि आखेट और हमारा संग्रह, अभी मैंने जस्ट बताया आखेट करे, कृषि पालन, खेती पालन, ये सारा क्या होगी, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रिया कौन सा भाई, भवन निर्माण, ये तो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप है। भवन निर्माण मेरे दोस्तों ये हमारा कौन सा हो जाएगी, द्वितीय क्रियाकलाप। पशुपालन ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप। परिवहन ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप। विनिर्माण ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप, ये 3 चीज को मेरे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से खनन की क्रिया, अभी मैंने जस्ट बताया लकड़ी काटना, खनन करना, ये सब हमारा कहां पे आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है भाई। अब 23 थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है भाई, 23 जो है थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है। मछली पकड़ना कौन हो जाएगी मेरे भाई, तो बताएंगे सर मछली पालन। याद रखना है मेरे दोस्तों, प्राथमिक क्रियाकलाप में अंतर आती है। पिग्मे प्रजाति समूह कहां पाए जाते हैं, क्वेश्चन में 24 पूछा गया है। जो पिग्मे प्रजाति है आखिर वो कौन सा जगह में पाया जाता है, बताएंगे सर अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पे मेरे भाई, अफ्रीका। पिग्मी प्रजाति कहां पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। विकसित देश, जो देश विकसित है, जैसे हमारा अमेरिका विकसित, रूस विकसित देश है, तो जो जापान विकसित देश है। मेरे दोस्तों जो देश विकसित होती है ना, वो याद रखना है मेरे भाई, प्राथमिक क्रियाकलाप पर ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप पर ज्यादा, मतलब फैक्ट्री पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कैसे मेरे दोस्तों हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे विकासशील पूछा जाएगा, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सब क्या है, विकासशील देश है, तो विकासशील देश के बारे में पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आपको बताना है प्राथमिक क्रियाकलाप पर ज्यादा डिपेंड है भाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आइए सर, इनमें कौन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? उद्योग करना नहीं भाई, खनन करना, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अब आपसे यहाँ पे 27 खतरनाक क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज पूछ लिया गया है, तो बताएंगे सर इसमें लोहा पाया जाता है, मैग्नीज में भी लोहा होता है, बॉक्साइट में भी लोहा होता है, पर हमारा ग्रेफाइट में लोहा नहीं पाया जाता है। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? अच्छा, कोयला, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन से देश में होता है, ये आपसे पूछ लिया गया है, तो बताएंगे सर चीन में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होती है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? रूर कोयला प्रदेश जो है वो हमारा जर्मनी में स्थित है। कहां मेरे भाई? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झरिया हम सभी को पता है मेरे दोस्तों, आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो झरिया से बिलोंग कर रहे होंगे। यस या नो? मैं सही बता रहा हूं ना भाई? बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से हैं जो झरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं। यस या नो? तो बोलेंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा मेरे भाई। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं और कल की मैराथन क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, मेरे दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक को जल्दी से डाउनलोड करके आज शाम 4 बजे, याद रखना आज शाम 4 बजे और शाम के 6:30 बजे 2 बार और मैराथन क्लास होने वाले हैं, वो भी मेरे दोस्तों पूरा का पूरा फ्री में होने वाला है। याद रखना मेरे दोस्तों, मैंने नोटिफिकेशन लगा दिया है, आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे नीचे जाएंगे होम पेज में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, नोटिफिकेशन पूरा का पूरा मेरे दोस्तों आपको मिल जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाएं, लेट किस बात की? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, रुको और जाओ शब्द संबंधित विचारधारा है भाई, किसका विचारधारा है? नौ-निश्चयवाद का, या तो नौ-नीतिवाद का, नौ-निश्चयवाद कहे या तो नौ-नीतिवाद कहे, यानी ऑप्शन नंबर ए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? मैंने कल मैराथन क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, सबसे आपसे पूछा जाएगा पहला महादेश की संख्या कितना? 7। सबसे बड़ा महादेश तो बताएंगे सर हमारा एशिया, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया जिसे भी हम लोग बोलते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा देश तो बताएंगे चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा जाएगा तो बताएंगे सर रूस। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, मालदीव। जैसे आप लोगों का पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था नाइजेरिया। क्या? नाइजेरिया, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि है भाई? सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पूछ लिया जाता तो एशिया बताते, लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमसे पूछ लिया गया कि वृद्धि दर बताइए, तो हमारा अफ्रीका, और अफ्रीका में एक भयंकर बीमारी फैलती है मेरे भाई जिसे हम लोग एड्स कहते हैं, और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है सर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक स्त्री साक्षरता दर निम्न है? मतलब कौन सा राज्य जहां पे महिलाओं का जो पढ़ा लिखा वो बहुत ही कमजोर है, वो हम बोल सकते हैं सर बिहार में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, जो हमारा हार्टिकल्चर है मेरे दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर फल और सब्जी से हमारा हार्टिकल्चर संबंधित है। किससे मेरे भाई? हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल और सब्जी से। किससे मेरे भाई? फल और सब्जी से संबंधित है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? देखिए आपसे मैंने कहा आखिर करना ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, व्यापार करना ये हमारा मेरे दोस्तों याद रखना, व्यापार करना हमारा क्या हो गया? तृतीय क्रियाकलाप हो गया। ठीक है, खेती करना यह प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया, बुनाई करना यह हमारा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में 99.9% छप चुकी है। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, और कौन कौन सा इसके अंतर्गत आती है, सारे चीज को एकदम मेरे दोस्तों विस्तार पूर्वक हम सभी को देख लेना चाहिए, जो मैंने पूरा सुंदर तरीके से बताया। तो आपसे तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया तो व्यापार हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? व्यापार हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते सर, चैनल टनल जोड़ता है भाई,
किनको? तो बताएंगे सर पेरिस लंदन को। किसको मेरे भाई? पेरिस को लंदन से, पेरिस को लंदन से जोड़ती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सार्क देश में शामिल नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क की पहला बैठक कहाँ हुई थी? ढाका में। सार्क का गठन कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1985 में। कब मेरे भाई? 1985 में। अब यहाँ पे सार्क मेरे दोस्तों पूछा गया है कि बताइए सार्क का कौन सा देश शामिल नहीं है। मेरे दोस्तों याद रखना, भारत भी है, मालदीव भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। पर सर इसका आंसर होगा क्या? तो मेरे दोस्तों आपको आंसर बताना है किसका? तो आप अफगानिस्तान बता दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे अंतिम में जोड़ा गया देश है 2007 में, सबसे अंतिम में जोड़ा गया देश है 2007 में। इसलिए आप अफगानिस्तान को ही सही कीजिएगा। आपको मार्क्स पूरा 90% मेरे दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आपको मार्क्स मिल जाएगी। किसमें? अफ्रीका में, अफगानिस्तान में। अगला है सर, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे बनाया जाता है? तो वृत्ताकार। सिंपल सा फंडा है क्या? वृत्ताकार नहीं भाई, रेखाकार। रेखाकार, आई एम रियली सॉरी भाई, रेखाकार। सड़क पे बोले, नदी पे बोले या नहर पे बोले हमारा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? मोदी सरकार कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, कहते थे या नहीं? मेरे 125 करोड़ देशवासियों। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवास आते हैं? आपसे पूछा गया कि भारत का वो कौन सा राज्य जहां पे मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा लोग अप्रवास आते हैं? तो बताएंगे सर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग काम करने के लिए जाते हैं। कहां पे? महाराष्ट्र। अगला है सर, मानव विकास के प्रमुख तत्व क्या है? तो बताएंगे सर मानव विकास के जो प्रमुख तत्व है वो हमारा स्वास्थ्य है, उच्च जीवन स्तर है, शिक्षा है, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा होगा राजस्थान। लेकिन मेरे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कम, तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा गोवा। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा हो जाएगा कौन? सिक्किम। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, नदियों की डेल्टाई भाग में कौन से प्रतिरूप पाया जाता है? नदियों के डेल्टा में कौन से प्रतिरूप का भाग क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया पाया जाता है? नदी डेल्टा में ना तो पंखा आकार का होता है। किसमें मेरे भाई? पंखा आकार का होता है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झूमिंग कृषि कहां की जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया झूम की कृषि कहां पे ज्यादा किया जाता है? तो आसम में। कहां मेरे भाई? आसम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नीरू मीरू। नीरू का मतलब हम, नीरू का मतलब जल और मीरू का मतलब हम और जल। जल की आप परियोजना भारत के कौन से राज्य में चलाया जा रहा था? तो बताएंगे सर हमारा आंध्र प्रदेश। कहां मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा था। कहां पे? मुस्कुरा कर बोलेंगे सर, याद रखना आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सर, नुआमुंडी लौह अयस्क खान किस क्षेत्र में स्थित है? नुआमुंडी लौह अयस्क खान कौन सा क्षेत्र में स्थित है? बताएंगे सर झारखंड में। कहा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का मार्क क्या हो जाएगी? झारखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी में से कौन सी है? तो बताएंगे सर टाटा लौह इस्पात कंपनी। क्या बताएंगे सर? टाटा लौह इस्पात या इस्पात कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, आईटीडीपी का पूरा नाम क्या है? आईटीडीपी का पूरा नाम आपसे पूछ लिया गया कि क्या है? तो बताएंगे सर समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ था? 1998 को भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया गया था। किसने दिया था? अमेरिका ने। अगला है सर कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार का वाहन आवागमन किस पे होती है मेरे भाई? तो बताएंगे सर समुद्र और वायुयान से। क्या आपसे पूछा गया विदेश के बारे में, हमारे देश के बारे में नहीं, तो बताएंगे समुद्री और वायुयान का। अगला प्रश्न पूछा गया सर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का उत्तरदायी कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का उत्तरदायी कारक क्या है? प्रवास के लिए। क्या मेरे भाई? प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कहां पे मेरे दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना हमारा झारखंड में स्थित है, जो कोयला का सबसे बड़ा भंडारक जगह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो बताएंगे सर जेनेवा में है। इस चीज को याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर,
ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दिया गया था? अब हमारा ग्रिफिथ टेलर आती है मेरे दोस्तों। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सा विचारधारा दिया गया था? नौ नीतिवाद या नौ निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण नहीं है? भाई आपको बताना है इनमें से कि अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। 25 में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का कारण नहीं है, तो बताएंगे सर वायु प्रदूषण जो है हमारा अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा याद रखना मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? कारक है, आई एम रियली सॉरी भाई, अम्ल वर्षा का कारक कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? सर याद रखना है 25 को जो राइट आंसर होगा हमारा क्या? वायु प्रदूषण। मेरे दोस्तों इस बार 25 में 25 पार करके दिखाना है। और जाकि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा कल की मैराथन क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज शाम के 4 बजे और आज शाम के 6:30 बजे हमारा महा मैराथन क्लास में आना ना भूले। फिलहाल दोस्तों बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।